Good afternoon, friends. I'm happy that today two brothers, both selected, and they happen to be my acquaintance also. I will like to invite Siddharth Jeet Kantia and Litendra Jeet Kantia. Please come. I am very happy for both of them. In their first attempt, they have cleared the RJS exams, and many of you who are in 5-year law college know that their LLB has just been completed in 2024. I'm happy for them also, and their father, especially, who is a friend of mine. These people have made their parents very proud. In the first attempt, 2024 itself, they have become judicial officers, and both the brothers have become. That is a very happy moment. Now I will not take much of your time. I will ask few questions. Any one of you can answer. Okay. What was your study tips? How you studied? गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो मैं सर का थैंक यू बोलना चाहूंगा कि इतने अच्छे से पढ़ाया, इतना सपोर्ट रहा, और मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, और फैमिलियर है बहुत ज्यादा। तो कभी भी कोई डाउट वगैरह होता है तो सर अच्छे से समझाते हैं, कोई वो नहीं है ना। और उसके बाद सर ने बोला कि स्टडी टिप्स तो ज्यादा नहीं है कुछ, लेकिन स्ट्रेटेजी में ऐसा था कि मैक्सिमम टाइम जब से वैकेंसी आई तो हमने यूटिलाइज किया पढ़ने में। जैसे कि सुबह जल्दी जगना, हम 5:30 बजे के आसपास जगते थे, उसके बाद 10-11 बजे तक पढ़ते थे, फिर खाना वाना खा के और थोड़ा सोते थे 1-आध घंटा, जिससे क्या रिकवर हो जाए, उससे मेंटली अच्छा रहता है। मतलब वापस पढ़ने के लिए आपको रिलैक्स फील होगा, उससे ज्यादा माइंड काम करेगा। उसके बाद फिर शाम तक पढ़ना। फिर ऐसे क्या है कि लैंग्वेज भी फोकस करना होता है, तो हमने साथ में लैंग्वेज को साथ में, जैसे एसेज वगैरह मेंस में प्रिपेयर किए थे तो लैंग्वेज साथ में पढ़ते थे हम। तो जैसे 2 घंटे हमने फिक्स कर रखे थे शाम को, तो साथ में जैसे कोई भी राजस्थान का ऐसे हुआ या कुछ भी हुआ तो हम साथ में बैठ के सर्च करते थे पूरा, और उसको प्रिपेयर करके नोट्स टाइप में बना लेते थे। तो लैंग्वेज में ऐसे हुआ। उसके बाद रात को हम 11-12 बजे तक पढ़ते थे। और सबसे मेन यही होता है कि सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस देना। अगर कहीं पे भी पीछे रह जाते हैं तो फिर पूरी मेहनत खराब हो जाती है। सब पे इक्वल फोकस होना चाहिए। तो यही है मेन तो, और बस इतना ही था, ज्यादा कुछ नहीं। सबसे पहले तो सर को स्पेशल थैंक्स कि हम लॉ में थे, तो हम एक दिन यहाँ पे आए थे, तो तब से सर से मिले, तो सर से हमारा एक फैमिली जैसा बॉन्ड हो गया था। तो हम रेगुलर आते थे, क्योंकि हमको पता था कि जो सर बोलते हैं वो, अब इससे भी कम बच्चे थे, मतलब कुछ इधर हम इधर बैठते थे, इससे भी कम बच्चे थे, पर हम भी फिर भी आते थे। और जो मेन था ना प्री का एग्जाम, उसमें क्वेश्चंस इस बार डायरेक्ट नहीं थे, सारे इलस्ट्रेटिव बेस्ड थे। वो अपन को कब याद होते हैं कि अपन को स्टोरी के थ्रू या इलस्ट्रेटिव बेस्ड कोई टीचर आपको समझाता है ना, तब वो याद होते हैं। तो एग्जैक्ट कुछ क्वेश्चंस वो थे कि जो सर के इलस्ट्रेशन में से हम वहां पे अटेम्प्ट कर पाए, जिसमें टाइम यूज नहीं हुआ। बाकी पूरे स्टाफ की, अशोक सर उधर, अरुण सर हैं, अशोक सर, विजय सर, तेज प्रताप, सबका सपोर्ट पूरा रहा है टेस्ट सीरीज से रिलेटेड सब कुछ में ना। और इस बार इंग्लिश का है, लोगों को डाउट है, मेरे से लोग पूछ रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे फिर भी ठीक मार्क्स हैं इंग्लिश में। तो जो मैं करा था मैंने, तो मेरे को लगता है कि शायद ये था, इस चक्कर में मेरे अच्छे नंबर आ गए। तो इंग्लिश में 15 थे मेरे। तो इंग्लिश में लिखने के टाइम ये था कि सबसे पहले तो आपको टॉपिक का नेम लिखना होता है, वो लिखा था। उसके बाद वो अंडरलाइन किया था। उसको करने के बाद ये था कि आपको एक यूनिकनेस और एक फ्लो होना चाहिए। ये नहीं कि आप कोई टॉपिक लिख रहे हो एजुकेशन पे, या फिर जैसे आया था जज स्पीक्स थ्रू पेन ओनली, तो पहले हमको उसकी हिस्ट्री लिखनी थी, पहले जुडिशरी में क्या चलता था, क्या था, फिर उसमें बीच में ये लिखा कि इसका मतलब क्या है, फिर इसका इंपॉर्टेंस लिखी थी। उसमें फिर सीआरपीसी का भी लिखा था कि 272 जो है एविडेंस वगैरह जो रिकॉर्ड होते हैं वो रिटन में होते हैं, या तो जज खुद करता, वो नहीं कर पाता तो टाइपराइटर पे या फिर कंप्यूटर से वो हो जाते हैं। ये लिखा था। उसमें अपना एविडेंस पूरा रिकॉर्ड पे एविडेंस और सर्टिफाइड कॉपी इस पे बेस्ड है, तो उसमें ये भी लिखा था। और लास्ट में कंक्लूजन में कभी सजेशन नहीं लिखते, सर ने बताया था कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन बड़ा होता है और जो इंट्रोडक्शन के कुछ पॉइंट्स होते हैं वो हम कंक्लूजन में लिखते हैं। हर टॉपिक में सजेशन नहीं लिख सकते, कुछ में लिख सकते हैं।
जो आपको लगे कि हाँ इसमें सजेशन लिख सकते हैं, ये था। सेकंड ऐसे था राजस्थान का, उसमें जनरली फेस्टिवल्स और फेयर्स वाला अटेम्प्ट किया था मैंने। फर्स्ट ये था जज स्पीक्स थ्रू पेन ओनली, उसमें मैंने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, मतलब स्टार्टिंग में राजस्थान के बारे में लिखा था कि राजस्थान सिर्फ फेयर्स फेस्टिवल के लिए नहीं है, सब कुछ के लिए है, जिसमें इसके पैलेस हो गए, इसकी हिस्ट्री हो गई, वो लिखा था। फिर स्टार्ट किया था जनरल की ये फेस्टिवल्स और वो होते हैं, फिर डिटेल में लिखा था जिसमें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हो गया, गणगौर हो गया, तीज त्योहार, ये लिखा था। उसके बाद कंक्लूजन में ये लिख दिया, इसमें तो कुछ सजेशन वगैरह था नहीं, जो पढ़ा था वो लिखा था। थर्ड वाला ऐसे था चंद्रयान 3 वाला, और सेकंड था कि पार्लियामेंट्री जो वैल्यूज हैं वो डेड हो रही हैं, तो उसमें स्टार्टिंग की थी पार्लियामेंट से, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन लिखना जरूरी था जो मेरे को लगा था, तो मैंने वो भी लिखा था उसमें। फिर उसमें ये बताया था कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो मुझे लगी थी, ये थी कि वहां की जो अपने है कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है कि वो बोल सकते हैं कुछ भी और उस पर कोई प्रोसीडिंग नहीं होगी, तो उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, ये चीज लिखी थी। और एमएलए वगैरह जो भी पॉलिटिकल है कि वो वहां पर उस पोस्ट को लेने के लिए पार्लियामेंट की के वो इलीगल मींस यूज कर रहे हैं, मतलब लीगल वो नहीं हो रहे अपने इलेक्शंस। और इसके बाद एक इंसिडेंट भी हुआ था अभी पार्लियामेंट वाला, जो गैस ट्रेजेडी गैस वाला जो हुआ था, वो करंट चीजें भी लिखी थी। तो मैं इतना ही कहता हूं कि हम दोनों साथ पढ़ते थे हिंदी इंग्लिश, और शाम का टाइम था हमारा 4 से 6 जिसमें हम प्रैक्टिस करते थे एसेज की। तो यही है कि आप कोई न्यूज़पेपर वगैरह रेगुलर उसको पढ़ो, उससे आपका लीगल पार्ट क्लियर होगा, जो आपकी जजमेंट्स आते हैं सुप्रीम कोर्ट वाले। दूसरा ऐसे भी होगा, और पर डे आप 1 घंटा हिंदी इंग्लिश का ले लो, जिसमें से आधा घंटा हिंदी को लिखो, आधा घंटा इंग्लिश को। जब ये एक्सरसाइज आप 7 से 8 दिन 10 दिन करोगे तो आपको कुछ ना कुछ तो याद होगा उसमें से। वो जब याद हो जाएगा तो उसके बाद उसको 7 डेज या फिर 15 डेज बाद वापस से लिखो, उसमें आपकी मिस्टेक्स होंगी उनको अंडरलाइन करो, क्योंकि इंग्लिश में मिस्टेक्स भी नहीं होनी चाहिए और एक फ्लो होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप किसी टॉपिक में प्रेजेंट लिख रहे हो किसी टॉपिक का, तो उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, पास्ट या फ्यूचर नहीं होना चाहिए। नेगेटिव पॉइंट लिख रहे हो तो उसमें नेगेटिव ही होना चाहिए, और एक यूनिकनेस होनी चाहिए, पहले पास्ट फिर प्रेजेंट फिर फ्यूचर। ये तो ऐसे का था इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश का सेम ही था। फिर लॉ में ये था कि हमने लोगों से बात की, कोई कोई ये बोलता है कि ये सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, ये छोड़ दिया, ये नहीं, ऐसा नहीं है। इस बार जो अनइंपॉर्टेंट पार्ट था ना उस पे पूरा पेपर था। 166A सीआरपीसी का, 344 जो कोई नहीं पढ़ता उसमें से क्वेश्चंस थे, और एविडेंस के भी ऐसे ही थे। तो इसमें तो यही है कि आप एक सिविल का माइनर उठाओ, एक क्रिमिनल का पर डे का, क्योंकि वो छोटे छोटे हैं, आप उसको पूरा नहीं 10-10 सेक्शंस भी पढ़ोगे तो वो करो। एक क्रिमिनल का और एक सिविल का मेजर सब्जेक्ट उठाओ, वो करोगे तो आप एक सिमिलर चीजें देखते हो या सिमिलर चीजें पढ़ते हो तो कम याद होती है। आप 100 सेक्शंस पढ़ोगे सीआरपीसी के तो 80 हो पाएंगे, पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स की अप्रोच लगाओगे ना तो डिफरेंट चीजें याद होंगी, तो वो माइंड में अच्छे क्रैक होती है, जो हमने किया था साथ में। और दूसरा, जैसे हम साथ पढ़ते थे तो कोई अच्छा फ्रेंड आपके, कोई टीचर या आपके फादर वगैरह से बातें करो, डिस्कस करोगे ना तो वो चीजें याद होंगी, ये था। और जजमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या है कि एग्जाम से जस्ट पहले पढ़ते हैं, अभी आप एक्सरसाइज करो ना तो 2023 के आप 30 मिनट में पूरे जजमेंट्स अच्छे से कर सकते हो। यूट्यूब पे डालो लेटेस्ट जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट 2023, और आप 6 से 7 साल की वो कर लो। कितना है, रोजाना करोगे तो 6 दिन में हो जाएंगी, उनको कॉपी में लिख लो। ये हो गई। और एक लोग पूछते हैं कि मेंस की आंसर राइटिंग, मेंस की आंसर राइटिंग ये है कि इसमें क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। एक सीआरपीसी का क्वेश्चंस था, सेक्शन 41 पूछा था, अब उसमें अपन कोई आंसर राइटिंग नहीं कर सकते ना, उसमें जो पॉइंट्स है वो आपने एज इट इज जितने लिख दोगे ना, पर्टिकुलर नहीं लिख पाते। आप कीवर्ड्स याद कर लो, वो आप उसमें लिख दोगे ना, उतने मार्क्स मिलेंगे। और मेन चीज ये है कि सिविल का पेपर आप अच्छा करोगे, आप एक्सपेक्ट करोगे ना, सिविल में स्कोरिंग कम है पर क्रिमिनल में आप सोचोगे ना मेरे 50 आएंगे, तो मेरी बात मानना आपके 55 ही आएंगे। आप खुद से बोलोगे कि हाँ 50 आ रहे, दूसरों को दिखाने के लिए बोलोगे वो नहीं, आप मन से सोचोगे। तो सिविल पे ज्यादा मेहनत करनी है, स्कोर अच्छा होगा। क्रिमिनल पे ज्यादा मेहनत करोगे तो ज्यादा अच्छा स्कोर होएगा। तो ये है, बस इतना ही था। और आपने देखा होगा जितने भी कैंडिडेट्स आए वो सब कहते हैं प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है।
तो जैसे हमारे बैच में थे तो जितने भी सेलेक्ट हुए तो मैंने फोकस देखा कि जिसने मेन जब टेस्ट होते हैं रेगुलर साल भर जो होते हैं जिसमें रिटर्न एग्जाम्स दिए मतलब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों, तो लगभग वही कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। जिसने एग्जाम्स नहीं दिए वो रह गया। तो साल भर एग्जाम्स देने अपने को ये नहीं है कि प्री हो गया और मेन से पहले आप टेस्ट सीरीज ले रहे हो और लिख रहे हो, माना तभी जरूरी है, लेकिन साल भर अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपके लिए मुश्किल होगी। तो कोशिश करो कि जिस दिन सर एग्जाम की डेट रखें उसी दिन आके आप एग्जाम्स दो, उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। एक चीज और मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा। मैं नॉर्मली सबको यही कहता हूं कि अकेले ही तैयारी करना चाहिए। a+b/2 है, ये दोनों इसके अपवाद थे और इनके साथ इनके फादर भी लगे हुए थे। हाँ, ये a+b+c/3 था क्योंकि इनके फादर भी लॉ के क्षेत्र के हैं, एडवोकेट हैं काफी और कॉम्पिटिटर भी रहे, बहुत अच्छे विद्यार्थी रहे। ठीक है, तो वो इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि दिस इज नॉट देयर ओनली सक्सेस, इट इज सक्सेस ऑफ देयर पेरेंट्स ऑल्सो एंड आई एम वेरी हैप्पी कि दोनों भाइयों का हुआ। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात है, एक ही घर से दो जने, पापा का पूरा सपना पूरा हुआ। एंड दिस वॉज एन एक्सेप्शन टू दैट रूल a+b/2 क्योंकि ये दोनों ही पढ़ने में पहले दिन से सीरियस थे और फिर जैसे जैसे ये टेस्ट पेपर देते रहे तो ये बहुत अच्छे भी हो गए थे। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस, प्लीज लेट अस नो। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई और टिप्स देना चाहते हो तो किसी कोई सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है? एक ये तो पढ़ाई की होगी, पढ़ाई के अलावा जैसे होता है ना मेंटली, तो क्या है कई बार मेंटली आपको ऐसा लगता है कि यार मैं परेशान हो गया, ये हो गया। तो 10th क्लास की बात है, हमारे सर ने बताया था, मेरे एक सर थे मैथ्स के, उन्होंने कहा था कि लोग कहते हैं सीरियस हो जाओ पढ़ने के लिए, सीरियस हो जाओ। तो सर ने बोला था कि सीरियस नहीं होना है, उससे प्रेशर आता है, आपको सिंसियर होना है, सिंसियरिटी होनी चाहिए आपकी पढ़ाई में, सीरियसनेस नहीं होनी चाहिए। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि पॉजिटिविटी बनाएं, अपने मतलब नेगेटिव लोगों से दूर रहें, ना नेगेटिविटी लाएं और आप अपने आप पे भरोसा रखें कि हाँ मैं कर सकता हूं। तो ये जरूर ध्यान रखें। पर्टिकुलर जैसे सब्जेक्ट बताया जाए तो हमने नोटिस किया था पिछली बार भी और इस बार भी, जुवेनाइल जस्टिस जो एक्ट है, जेजे एक्ट, उसके डेफिनेशन क्लॉज में है 55 या 60 कुछ डेफिनेशन है। जब हम उनको देखते हैं तो हमको लगता है कि ये याद कैसे होंगे, बट अभी 4 हो गए, मतलब पिछला वाला प्री हो गया, मेंस हो गया, ये प्री हो गया, ये मेंस हो गया, हर बार क्वेश्चंस आया है। और उसमें जो लास्ट के क्वेश्चंस आते हैं ना, क्रिमिनल वाले ने 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं डेफिनेशन क्लॉज, उसमें यही आते। तो क्रिमिनल माइनर्स में जेजे एक्ट पर फोकस रखना। एक चीज ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बाई लक इस बार उसने डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा था, नहीं और बार क्वेश्चन क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत वाइड सब्जेक्ट है, तो वो ये पूछता है कि जो जनरल हम पढ़ के समझते हैं ना, वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता। तो कॉन्स्टिट्यूशन को डीप पढ़ो। और बुक्स की रेफरेंस की बात है तो एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, इन 3 की तो बुक पढ़नी ही है क्योंकि ये सब्जेक्ट वो है कि इनको समझना जरूरी है पढ़ने से पहले। और बेयर एक्ट पे फोकस रखना सबसे पहले। बेयर एक्ट कब समझ में आएगा? सर के नोट्स इजी लैंग्वेज में होते हैं, वो नोट्स पढ़ना, आप वो नोट्स पढ़ लोगे, फिर बेयर एक्ट पढ़ना, फिर आप बिल्कुल अच्छे से कंठस्थ हो जाओगे उनमें। फिर आपको नीड लगे उस टॉपिक्स की बुक्स करना, क्योंकि आपके पास अगर 2 साल हैं, 3 साल हैं, तो आपको बुक्स पढ़नी चाहिए। पर कम टाइम है तो वही टॉपिक्स उठाओ और थोड़ा डिस्कस करो, सोचो कि लास्ट ईयर क्या क्वेश्चंस आए थे। हर बार पैटर्न चेंज होता है। लास्ट ईयर क्या था? इलस्ट्रेटिव क्वेश्चंस आए थे जो जनरल माइंड एप्लीकेबिलिटी के होते हैं और केस लॉज आए थे। इस बार एक केस लॉ पूछा था सिर्फ कि ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में क्या डिफरेंस है, डिफाइन विद केस लॉज। बाकी 44 क्वेश्चन में से कभी भी वो नहीं पूछा था। मेन पार्ट है जजमेंट का पहले से ही करके रखना। आपका जो है ना पूरा कोर्स है उसमें ही रखना। जजमेंट का अभी थोड़ी टिपिकल आने लगी है, इस बार क्रिमिनल वाली थी, वो मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है ना उनसे आती है। जो 224, 198, 188 जो नहीं पढ़ते, हम सोचते हैं कि एक क्वेश्चन ही आएगा छोड़ दो, उन्हीं से आई थी। तो जजमेंट क्या है, पहले से पढ़ना। मेंस के बाद आपको, अब हमको एक्सपेक्टेड था 100 डेज मिलेंगे, पर रिजल्ट के बाद पता लगा कि सिर्फ 45 डेज थे, जिसमें मेंस का भी करना था। तो ऐसे इसकी प्रैक्टिस और जजमेंट की पहले से करके रखना। और प्रोविजो और एक्सप्लेनेशन हर एक सेक्शन के पढ़ना, उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि सब कब से चले आ रहे हैं एग्जाम, सारे टॉपिक्स आ चुके हैं, सीधे क्वेश्चन सिलेबस से है। और इस बार 3 सब्जेक्ट चेंज हो चुके हैं, अभी तो पता लगेगा कौन सा आएगा। पर हाँ, तो ये जो नई चीजें ऐड हुई है ना, उन पर भी ज्यादा फोकस करना।
तो यही है कि जो चीज है ना अनएक्सपेक्टेड है कि यार ये नहीं आती, वो जरूर करना। बाकी फोकस तो सभी सब्जेक्ट पे बराबर ही होना चाहिए। और सिविल प्रोसीजर कोड है, उसमें रूल्स आने लगे इस बार, डीपली रूल्स से था लास्ट ईयर तक, सारे सेक्शंस थे, तो वो रूल्स भी अच्छे से करना। जो इंपॉर्टेंट है वो सर बता देते हैं कौन कौन से हैं। और एक ही होता है जो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन में जो मैंने फील किया वो ये है कि आपके 8 से 10 पॉइंट है ना जिस सेक्शन में जिस रूल में, उसमें से आ जाता है। तो जो मेन होता है, और सबसे पहले आप जब पेपर देने जाओ ना, उससे पहले आप सिंसियर होके 2 घंटे 3 घंटे 2 घंटे जो फॉर्मेट है उसमें 3 से 4 मॉक पेपर देना और स्ट्रेटेजी बनाना कि ये वो ही पूरी करनी है। आपका 1 मिनट छूट गया ना पेपर में, फिर वो कवर नहीं होएगा, मतलब उसका 0.5 1 नंबर अगर उसका लॉस है ना, वो लॉस होएगा ही होएगा। और साल भर टेस्ट सीरीज देनी है, मींस प्री आपका हो जाएगा ना, उसके बाद टेस्ट सीरीज दोगे ना, उससे आप क्या कर पाओगे, आपकी जो नॉलेज है ना वो एनहेंस हो जाएगी। आपको पता है कि मेरे को याद है, ये याद हो गया। पर प्रैक्टिस है ना वो कभी 2 महीने 3 महीने में नहीं होती, वो पूरा फाउंडेशन कोर्स है ना उसमें होती है। हमारा स्कोर था स्टार्टिंग में, मतलब ये हम सोचते हैं कि सर क्या सोचेंगे, साथ वाले क्या सोचेंगे, चलो आज नहीं पढ़ा, वो नहीं है। क्या है, आप किसी को मत बताओ ना मार्क्स, पर खुद के लिए तो वो एनालिसिस करो ना कहाँ गलती हुई है। बाकी हिंदी और इंग्लिश वाले जो सर बोलते वो करो। सर के जो हिंदी इंग्लिश की प्री वाला जो एग्जाम था उसमें भी क्वेश्चंस थे, और जो मेंस था जो सर ने बताया था ना वो फॉलो किया था। सर ने रूल्स लिखाए थे मेंस से पहले 3 पेजेस के, कि इसमें से 90% सेंटेंस स्ट्रक्चर बनती है, इसमें से ये बनती है। तो वो ही मैंने उसी में फोकस करके वही लिखा था और वो सेम हुआ था। और एज इट इज ऐसे का टॉपिक एक ही आया था 12 में से, वो था कि नए कानून वाला, वो सर ने लिखा रखा था, पर हमने नहीं पढ़ा था वो, क्योंकि आज तक कभी उसने करंट टॉपिक नहीं दिया। तो यही है कि, और चंद्रयान 3 भी किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था। हम नहीं बोल रहा, ये हर स्टूडेंट यही बोल रहा है कि जो आपने पढ़ा है ना वो। और ये सुनने में आया था कि मीडिया वाला टॉपिक है ना वो लास्ट ईयर वाला रिपीट हुआ था, पर उसमें क्या था, उसने माइंड किया था कि ये जनता तक पहुंचाती है बात, या फिर आप क्या क्या आपको समाचार देती है, इसमें से एक चीज पे लिखना था, पर वो लोग क्रैक नहीं कर पाए। तो वो लोग पूरे पे लिखते। पहले टॉपिक को पढ़ो, आपके पास टॉपिक, आप नॉर्मल लिखोगे ना आपकी 10 मिनट बचेंगे हिंदी ऐसे में, 10 इंग्लिश में। अगर आप जिससे सोच के बैठे हो ना ऐसे लिखना है, आपका टाइम बच जाएगा उसमें। पर आप ये कि वो टाइम ये करो कि हर टॉपिक को 1-1 2-2 मिनट सोचो, और कभी टॉपिक का नाम लिखना मत भूलना, 0 नंबर भी हो सकता है और आधा भी हो सकता है उसमें, क्योंकि जो टीचर चेक करता है ना, हमको नहीं पता वो किस माइंडसेट से कर रहा है, और अगर वो ठीक हुआ तो नंबर दे देगा, पर वो कंपटीशन इनको कट ऑफ कम ही करनी है ना, तो वो यही करते हैं। तो यही है बस। और बाकी आपको कुछ पूछना हो पर्टिकुलर वो बता दो। जितने लोगों ने हमसे पूछा ना वो याद है हमको, तो वो चीज हमने बता दी। अब आपको कोई नई चीज पूछनी हो तो आप पूछ सकते हो। ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है। एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे को नहीं पता था पार्लियामेंट के आगे दा लगेगा नहीं लगेगा, जो सर ने बोला ना उसको वो कर दो, मैंने दा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लिखा था, तो वो नंबर नहीं देगा तो काटेगा भी नहीं। एक तो ये अप्रोच रखनी है। एक है कि आप लिख रहे हो ओकेजन, मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हुई थी क्योंकि डबल वो, तो इसकी जगह आप इवेंट भी लिख सकते हो। हिंदी में मेरे को त्योहार का आप हम पढ़ते आ रहे थे ना, तो 22 साल में नहीं पता था कैसे लिखते, क्योंकि वो गलत है, एनसीईआरटी की बुक्स में गलत है, सर ने बताया था ऐसे लिखते, पर वो नहीं आया तो मैंने त्योहार की जगह पर्व लिखा था। तो वो टॉपिक रखो। राजस्थान का पक्का प्रिपेयर करो। लैंग्वेज वाला पार्ट बचा हुआ है अभी, है ना, देवी देवता वाला है वो पार्ट बचा हुआ है, तो वो आ सकता है। इस बार फेस्टिवल फेयर्स तो आ गया, तो ये जो टॉपिक्स बचे हुए हैं ये आते हैं। और टॉपिक्स रिपीट होता है, पर ये हाईकोर्ट एग्जाम बनाता है वो रिपीट नहीं करता है, वो दिमाग से खेलता है। और बात ये है कि हमारी जितनी एज है ना उतने साल से एग्जाम बनाने वाले एग्जाम बना रहे हैं। क्रिमिनल का पेपर हमको भी इजी लगा था, पर हम दे के आए ना तो 2 महीने में हमको पता लग गया कि वो इजी नहीं था, उसमें गलतियां हो रही हैं। तो ये चीज थी। तो उसके लिए तो आप प्रैक्टिस करो। आप न्यूज़पेपर वाला बोला, न्यूज़पेपर बुक जो भी हो ना वो लिखो, और आप टॉपिक्स लिखोगे ना कितना टाइम लगता है, 1 घंटे में आप बुक बना लो। ब्लूप्रिंट जो सर लिखाते हैं ना कि इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, प्रेजेंट, नेगेटिव इंपैक्ट, पॉजिटिव इंपैक्ट और कंक्लूजन, ये इसमें 4-4 पॉइंट लिख दो। फिर उसको आप प्रैक्टिस करने बैठो, बिना देखे लिखो। पूरा ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है प्रैक्टिस में आप जब कंटेंट ढूंढ रहे हो तो कंटेंट ही ढूंढो, और 2 घंटे बैठे हो 1 घंटे बैठे हो तो उसमें ऐसे बिना देखे लिखो। और वो तो मिस्टेक्स का तो यही है, आप अभी आपके पास टाइम है तो आप रेगुलर लिखोगे ना, तो कितनी स्पेलिंग्स हैं, कितनी मिस्टेक्स हैं, वो सारी रिकवर हो जाती हैं। आप जब लिखोगे ना तो उनको ये देखो कि कहाँ गलती हुई है। वो जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम के प्रेशर में भी आपको याद आ जाएगा, मेरे को इसकी जगह ये लिखना है, इसकी जगह ये लिखना है। तो प्रैक्टिस देखो, हिंदी इंग्लिश के ऐसे में तो प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस चाहिए। और हिंदी इंग्लिश ग्रामर में जो
हिंदी वाले सर, इंग्लिश वाले सर, एक्सेप्शंस है ना जो रूल्स के, वो जरूर वो रट ही लेना, क्योंकि एक्सेप्शंस का कोई याद करने का समझने का तरीका नहीं होता। और इतना कंपटीशन बढ़ रहा है तो वो क्वेश्चंस वही देता है जो लोग एक्सपेक्ट नहीं करते। क्वेश्चन इजी होता है पर हम उसको क्या इग्नोर कर देते हैं, वो चीज है। तो प्रैक्टिस करो तो आपकी वो स्पेलिंग मिस्टेक्स और जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है ना वो अच्छी हो जाएंगी, मतलब सही हो जाएगा वहां पे।